अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, नए सूबों का राग जो है अभी तक जारी है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। और ये है कि ये राग जो है, ये रागनी जो है, ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जो है इसको जारी रखना चाहती है ताकि लोग जो है अपने असल मसाइल की तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि अंदर माशी बहरान, बेरोज़गारी और बाकी मामलात मौजूद हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे जो ज़िम्मेदारी है हुक्मरानों की, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उनको अगर कहा जाए कि नए सूबे पे बात करें तो वो बात करने के लिए आ जाते हैं। और ये ऐसा गुनाह बेलज़्ज़त है जिससे हुक्मरानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन मुल्क को नुकसान होगा। तो इस हवाले से आज हम इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल कंसल्टेंट एजाज़ ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। तो मैं एजाज़ अली ख्वाजा साहब को कहूँगा, यानी उन्हें गुजारिश करूँगा कि वो बताएं कि असल में ये मसला है क्या और ये रागनी कब तक हम सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपको ये बात नोट कर देनी चाहिए कि देखें, आइन के अंदर इसका पूरा तरीक़ेकार दिया हुआ है कि किस तरह से असेंबलीज़, जो प्रोविंशियल लेवल की असेंबलीज़ हैं, वो ये सब पास करेंगी और उसके बाद जो है वो 2/3 मेजॉरिटी होगी तो ये प्रोविंसेस वगैरह बन सकेंगे या डिवीजन्स या जो भी आप उसको नाम दे दें बन सकेंगे। अब ये एक नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है मोहसिन नकवी साहब, उसकी तरफ से ये बात कही गई है। जो सेनेटर था, सेनेटर के बाद वो फिर मिनिस्टर बना, तो उसकी तरफ से बात की गई है और आज तक फिर उस पर बहस चल रहा है। तमाम जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं और जो तज्ज़िया नगार हैं, वो सब ये कहते हैं कि जो आइन में तरीक़ेकार दिया गया है उसके मुताबिक ये मसला उठाया जा सकता है, लेकिन आइन के बगैर आप ये चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये पास होगा तो भी असेंबली से जाके होगा जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन पूरी कौम को बस एक उनको इशू दे के उस पर बात करने के लिए उन सबको किया गया है। इस पर ये बात नोट की जाए कि सिंध में ख़ास तौर पे ज़्यादातर ये बिल्कुल सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए उसको उस हिसाब से डील करना ज़रूरी है। उस सेंसिटिव इशू को आप उससे नुकसान करेंगे, इसका कोई किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। और वैसे भी पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो इस फेवर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 3.9% या 4% ज़्यादा से ज़्यादा जाके इकनॉमी की GDP है, जो लास्ट 10 ईयर से यही रेशो रहा है, इस हिसाब से बढ़ती है। तो उसमें आप इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकते हैं? आपको 400 भी नहीं चला सकते, उनकी बजट नहीं है और लोग में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब जो चीज़ें हैं, तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, जो बेसिक लाइफ इंडिकेटर्स हैं, वो सब ख़राब हैं। दुनिया पूरी चीख रही है, आपके 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं और आपके मेल न्यूट्रिशन 54% प्लस है। इसके अलावा आपका गुर्बत का हशर बहुत बुरा है, फिर आपको क्रॉनिक स्टंटिंग इसी तरह है। तो आप जब बेसिक इंडिकेटर्स इन 4 सूबों के अंदर रह के ही उनको एड्रेस नहीं कर रहे, तो फिर आगे अगर ज़्यादा डिवीजन करेंगी तो ज़्यादा खर्चा होगा। फिर आपको ज़्यादा गवर्नर चाहिए, ज़्यादा आपको चीफ मिनिस्टर चाहिए, कैबिनेट चाहिए, फिर उनकी खर्चा आ जाए तो और खर्चे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिकली ये इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो क्या हम ये इसको मोहसिन नकवी की बात समझें, क्या किसी और का इशारा समझें जो उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि पूरा मुल्क इस पे रिएक्शन दे रहा है। बात ये है कि जो भी है, मोहसिन नकवी को तो सबको पता है कि वो एज ए नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो जहाँ से भी आया है। लेकिन बात जिसने भी कही है, ये करना तो फिर भी असेंबली से कराना तो असेंबली से पड़ेगा ना। तो वहाँ तो सेंसिटिव लोग बैठे हुए हैं ना, जो बड़ी बड़ी पार्टियां सब बैठी हुई हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में ये जब भी होगा तो यहाँ से अगर होगा तो इसमें तमाम पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। पार्टीज कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस तरह के कोई फैसले हों जिनकी वजह से आवाम पे और भी बुरा असर पड़े। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो असेंबलीज हैं इनको मुअत्तल किया जाएगा और आउट ऑफ वे रेफरेंडम के थ्रू जो है ये करारदाद मंजूर की जाएगी या ये रेफरेंडम कराया जाएगा और उसके थ्रू जो है नए सूबे जो है इस पे अमल कराया जैसे पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना। जनरल जिया का रेफरेंडम भी आपको याद होगा। तो इस तरह के रेफरेंडम वगैरह तो होते रहते हैं और ये रेफरेंडम होगा भी। अगर होगा
तो उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि रेफरेंडम में मुझे पता है कि ये बिल्कुल सिंध तो डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर देगी, तो रेफरेंडम का तो कुछ नहीं है। लेकिन ये मसला अगर ये इस तरह से करेंगे तो भी ये इसी तरह होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोसेस दिया हुआ है। ये असेंबलीज के थ्रू होगा, ये रेफरेंडम के थ्रू नहीं होगा। अच्छा, ये जो जिस तरह की ये बात कर रहे हैं और जिस तरह के अमल कर रहे हैं और बातें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको बाईपास किया जा रहा है और कुछ लोगों को जो है वो खामोश कराया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट की ये जो तजवीज़ है, इसको कबूल कर लेंगे? मेरे ख्याल में दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस तजवीज़ को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगी और इतना बड़ा सौदा नहीं करेंगी। और मेरे ख्याल में पीएमएलएन भी जो है वो तख्ते लाहौर को कैसे छोड़ेगी। आज तक देखिए पंजाब की असेंबली ने पास किया हुआ है सूबे के बारे में ना, मुल्तान के लिए, लेकिन आज तक उस पर कुछ कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ी पार्टियां बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगी और इस अंदाज से बिल्कुल नहीं करेंगी और अवाम में बहुत बड़ी इस वजह से नफरत फैलेगी। पहले ही कश्मीर में और दूसरी जगहों पे मसले चल रहे हैं, तो उन मसलों की वजह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मुल्क के अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस स्टेज पे ये इशू बिल्कुल इंतहाई खतरनाक है, जो ज़्यादा नफरतें पैदा करेगा और ये नुकसान करेगा। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में जैसे लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस वगैरह नहीं हुए और बाकी जो जहाँ पे ये लोकल सिस्टम है, वो भी अख्तियारात का इशू है और वहाँ पे चीख पुकार ज़्यादा है। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इस लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो पार्टियां हैं, उनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रही इस तरह के मामला? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ कि लोकल गवर्नमेंट की फेवर मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैंने तो उस पर काफ़ी इदारों के साथ मिलकर काम भी किया है और मुशर्रफ के दौर में भी हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे काम किया था। तो मैं तो इसकी फेवर में हूँ कि तो लोकल गवर्नमेंट को जितना ये एम्पावर करेंगे ना, उतना उनको सूबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल मसला ये है कि लोकल गवर्नमेंट पंजाब में, सब केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में अगर लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किया जाए, सिंध में लोकल गवर्नमेंट जैसी वैसी भी चल रही हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं है, फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, फाइनेंशियल जो है वो उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह, स्कीम वगैरह नहीं दी जाती जिन पे वो अमल करें। तो जो आइन में 141 मेरे ख्याल में है कॉन्स्टिट्यूशन की एक पॉइंट, जिसमें ये है कि पावर दिए जाए, तो वो अगर पावर मिल गए और फाइनेंशियली उनको मजबूत किया गया, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। इस पे अगर एस्टेब्लिशमेंट ध्यान दे और लोकल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाए, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ही जो है जो सर्विस डिलीवरी लोगों तक पहुंचाएंगी, लोगों के डोर तक पहुंचाएगी, तब मसले हल होंगे। मसले सूबे बनाने से हल नहीं होंगे, मसले हल होंगे लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने से। और चारों सूबों में अगर लोकल गवर्नमेंट चलती रहे, तो मसाइल में लिख के देता हूँ कि हल हो जाएंगे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, दुनिया ने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है। मैंने अभी इस पे आर्टिकल भी लिखा था कि अमेरिका ने, जापान ने, दूसरे मुल्कों ने अपनी लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करके मसाइल को हल किए, उन्होंने सूबे नहीं बनाए। और जहाँ सूबे बने, अफ्रीका देखिए आप, अफगानिस्तान वगैरह को, जहाँ ज्यादा सूबे वहाँ मसाइल ज्यादा हैं, वहाँ मसाइल हल नहीं हो रहे। तो सूबे ज्यादा बनाना मसले का हल नहीं है, मसले का हल है लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना। जितना आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे, पब्लिक तक आपकी सर्विस डिलीवरी पहुंचेगी, करप्शन कम होगी और आपके मसाइल हल होंगे। अच्छा, ये भी काफ़ी अरसे से ये भी कहा गया और मुशर्रफ के दौर में इस पे अमल भी हुआ कि जो पुलिस और इंतज़ामी मामलात हैं, वो भी लोकल गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं। और कराची में आपने देखा कि ऐसा हुआ भी सही, कई जो इदारे थे उनको जो है मुस्तफ़ा कमाल के हवाले किया गया। तो क्या हम इस तरह की जो लिसानी तंजीम हो या इस तरह के मामलात हों, तो क्या पुलिस को और इनको इनके हवाले किया जा सकता है? इससे जो है सिंध को नुकसान नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने से सिंध को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सिंध को फायदा होगा। या हम हर बात पे ये नुकसान का नहीं कहें, अगर उस पर अमल सही तरह होता है तो लोकल गवर्नमेंट जितनी मजबूत होगी, दुनिया भर में इसी तरह है कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में ही जो है वो सिक्योरिटी वगैरह सब उसके अंडर में आती है। और इसके अलावा होमलैंड का पूरे इश्यूज हैं, वो भी उसके अंडर में आते हैं कि वो जो है वो पूरा मसले को लोकल गवर्नमेंट हल करती है। तो लोकल गवर्नमेंट क्योंकि लोगों के करीब होती है, तो मेरे ख्याल में अगर पुलिस भी उनके अंडर में काम करेगी लोकल गवर्नमेंट, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, सही तरह से रिफॉर्म ला के लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किया जाए, तो लोकल गवर्नमेंट का फ़ायदा है, उसका नुकसान नहीं है। अच्छा, ये तो देखिए एक जो ज़मीनी हकीकत है
आप देखें कि मास्को का या न्यूयॉर्क का या वाशिंगटन का कोई मेयर होगा, तो अगर पुलिस उसके कंट्रोल में है तो वहाँ इस तरह की सिचुएशन नहीं है जिस तरह से जो है हमारे कराची के या हैदराबाद की सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप पुलिस को आप किसी लिसानी तंजीम के हाथ में दे देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए ये तो बात ये है कि ये कंट्रोवर्शियल तो शुरू से लेके लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोवर्शियल तो बनाया गया है काफी हद तक, लेकिन अभी देखें अभी मेयर तो पीपल्स पार्टी का है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मुर्जावाब के अंडर में अगर पुलिस आ गई तो ये लसानी होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए ये बिल्कुल इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, लेकिन आप उसको छोड़ दें, ये इसको मजबूत करें लोकल गवर्नमेंट्स को, जितनी लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे उसका फायदा होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। आप पार्टियां आती जाती रहेंगी, ये इश्यूज होते रहेंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट काम सही करेगी तो बेहतर होगा, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स बेहतर होंगे। हाँ, उसको प्रोविंशियल के अंडर में दे दे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसको देखती रहे जैसे अभी है इसी तरह से, लेकिन उनको एम्पावर ज्यादा करे लोकल गवर्नमेंट को तो फायदा होगा। नाज़रीन, हमारे दोस्त का कहना है, जो कंसल्टेंट है, उनका कहना है कि जो पुलिस है अगर मेयर के कंट्रोल में चली जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ख़ास तौर पे सिंध के 2 अहम शहरों में, कराची और हैदराबाद में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पे जो है बहस जारी रहेगा, और ये देखेंगे कि हमारे जो मेयर हैं इसके अहल हैं कि नहीं है कि वो इंतज़ामी जो मामलात हैं वो सँभाल सकें, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है। तो अब हम जो है इसी मामले पे अगले प्रोग्राम में इस पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।